वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइट नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जेपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जहां पे पेपर टू में झारखंड पेपर टू की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर टू में हमारा झारखंड है, और झारखंड कर सकते हैं की है। अगर आपको पीटी एग्जाम पास करना है तो झारखंड पे कमांड बनाना होगा, क्योंकि झारखंड से आपको मैंने कहा कि 220 प्रश्न, 220 अंक आपको सिर्फ झारखंड से मिलने हैं। पहला तो पेपर टू कंप्लीट रहेगा, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपको मिल रहा है। और पेपर वन में भी 10 क्वेश्चन तो फिक्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा करंट वगैरह से मिला के 15 क्वेश्चन भी पूछा सकता है। अगर उसको भी जोड़ लें तो वहाँ से 15 प्रश्न अगर जोड़ लेंगे तो आपका इधर से 200 प्लस उधर से 30, 230 नंबर है ना। 400 में 230 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपका झारखंड से आएगा। तो झारखंड पे पकड़ कितना जरूरी है बनाना, वो आप समझ रहे हैं ना। तो इसलिए झारखंड पे जिसका कमांड रहेगा, पीटी वो आसानी से निकालेगा, बिल्कुल इजी वे से निकाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग आप लोग ऐसे ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग में। एंशियंट कर सकते हैं एज में जो झारखंड की स्थिति थी, जहाँ से बहुत कम स्टूडेंट यहाँ से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, मॉडर्न झारखंड को पढ़ते हैं। मॉडर्न झारखंड से तो सभी, आधुनिक झारखंड से सभी आंसर करेंगे, लेकिन जो एंशियंट से आंसर करेगा रिजल्ट उसी का होगा। आपको उससे एज लेना है ना। यहाँ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, यहाँ ऐसा कोई पात्रता परीक्षा नहीं है जो सभी ने 60% लाया सभी का रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे को पछाड़ना है ना, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन आपको करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे टॉपिक को भी टच करना है जो आपको पढ़ने में बोरियत फील हो, लेकिन वहाँ से अगर प्रश्न आए तो आप उससे कर सकें, जो कि दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। तो चलिए, अभी हम लोग इसी फेज में चल रहे हैं। वैसे वैसे मैं टॉपिक को लेकर भी आपके सामने आ रहा हूँ, जो कि बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। उस टॉपिक को अगर आप करते हैं तो आप निश्चित ही दूसरे से एज ले लेंगे। तो प्राचीन काल में झारखंड है ना, एंशियंट फेज में झारखंड में क्या क्या स्थिति थी उनके बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन काल में झारखंड की क्या स्थिति थी, इसको हम लोग मौर्य काल में देखेंगे। फिर मौर्योत्तर काल में झारखंड में क्या स्थिति थी, गुप्त काल में क्या थी, गुप्तोत्तर है ना। गुप्त जैसे मौर्योत्तर क्या हुआ, मौर्य के बाद का जो काल आया उसको मौर्योत्तर या पोस्ट मौर्य कहते हैं। गुप्त के बाद जो काल आया उसे गुप्तोत्तर या पोस्ट गुप्ता पीरियड कहा जाता है। तो इसी 4 फेज में बांटकर हम लोग प्राचीन काल में झारखंड के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में झारखंड के लिए क्या हमें प्रमाण मिलता है, क्या स्थिति थी। तो मौर्य काल में झारखंड देखते हैं। जैसे मौर्य काल यानी मगध है ना, मगध में उसका शासन था। मगध से दक्षिण की ओर एक व्यापारिक मार्ग था। मगध जो हमारा आपका अभी पटना गया के आसपास का जो इलाका है, वहाँ से एक व्यापारिक मार्ग दक्षिण भारत की ओर जाता था, हमारा साउथ इंडिया की ओर जाता था। और वो मार्ग कहाँ से जाता था, आप देखें झारखंड, झारखंड इसी इलाके में पड़ता है। वो मार्ग हमारा झारखंड से ही होकर जाता था। लेकिन वहाँ पर झारखंड उस समय नाम नहीं था। उस समय इसका नाम आटविक प्रदेश कहा जाता था, जंगल झाड़ का प्रदेश था। तो इसका नाम आटविक प्रदेश था। और कौटिल्य ने इसका वर्णन किस नाम से किया है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अगर आपको अभी याद है तो कमेंट करें, मैं आगे बताने ही वाला हूँ। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। जब व्यापारिक मार्ग गुजरेगा तो निश्चित रूप से उसका आर्थिक महत्व भी रहेगा, राजनीतिक भी रहेगा, सामाजिक भी महत्व था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस चीज का वर्णन है। मौर्य काल के बारे में जानकारी का सबसे अच्छा साहित्यिक स्रोत क्या है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है। चाणक्य का अर्थशास्त्र कह सकते हैं, कौटिल्य यानी चाणक्य, चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र के लिए कुक्कुट, कुक्कुट या कुक्कुट देश नाम से इंगित किया गया है। झारखंड क्षेत्र को अर्थशास्त्र में, जो कि चाणक्य का अर्थशास्त्र है, किस नाम से संबोधित किया है, कुक्कुट या कुक्कुट देश। चाणक्य के अनुसार कुक्कुट देश यानी झारखंड जो एरिया था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ शासन प्रणाली कैसी थी, गणतंत्रात्मक। अर्थशास्त्र में ही इंद्र नावक नदी का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में इंद्र नावक नदी का चर्चा किया है कौटिल्य ने, और लिखा है इंद्र नावक, यानी इंद्र नावक जो झारखंड एरिया में जो रिवर था उसका नाम दिया इंद्र नावक अपने उन्होंने पुस्तक में, अर्थशास्त्र में। और लेकिन वर्तमान में इसका जो सामंजस्य निकाला गया है, इंद्र नावक नदियां जो थी वो वर्तमान का ईब और शंख नदी है ना, ईब और शंख नदी। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार इंद्र नावक की नदियों से क्या प्राप्त होते थे, तो हीरे प्राप्त होते थे है ना। वर्तमान में इंद्र नावक नदियों से क्या तात्पर्य है, ईब और शंख नदियां। अभी भी हम लोग जीके में पढ़ते हैं, झारखंड जीके में, कि शंख नदियों से हीरे मिलते हैं।
तो वो सबसे पहले आपका चाणक्य ने ही मौर्य काल में ही इसका प्रमाण दे दिया था। इंद्र नामक नदियाँ हैं इस इलाके में, कुक्कुट देश में, जो कि झारखंड का ही प्राचीन नाम था कुक्कुट या कुक्कुट देश। वहाँ की नदियों से हीरे मिलते थे। वो नदियाँ कौन-सी थी? ईब और शंग नदियाँ। प्राचीन नाम उसका क्या था? इंद्रनावक। अब चलिए अशोक के बारे में, अशोक के काल में क्या स्थिति है? अशोक के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है? अशोक के अभिलेखों से। तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें एक अभिलेख है 13वां अभिलेख है ना 13वां। अशोक का 13वां अभिलेख में सीमावर्ती राज्यों, जो समीपवर्ती राज्य है, उनकी सूची मिलती है। उसमें से एक आठवीं प्रदेश भी था। सीमावर्ती राज्यों में कौन-सा प्रदेश था? आठवीं प्रदेश, जो कि अभी वर्तमान झारखंड से ही उसका सामंजन किया जाता है कि ये आठवीं प्रदेश झारखंड का इलाका था। तो अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों का सूची मिलता है। इसमें से एक आठवीं प्रदेश था यानी झारखंड था और झारखंड क्षेत्र इसी प्रदेश में शामिल था। अशोक द्वारा क्या कहा गया है अपने इस अभिलेख में 13वें शिलालेख में कि जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के लिए एक आठवीं भेजा जाता था। जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक आठवीं भेजा जाता है। ये किसमें उल्लेख है? 13वें अभिलेख में। अशोक के किस अभिलेख में कहा गया है कि झारखंड क्षेत्र के जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक आठवीं भेजा जाता था? तो 13वें शिलालेख में। अशोक का झारखंड की जनजातियों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण, यहाँ पर उन्होंने शासन नहीं किया अशोक ने, लेकिन उनका यहाँ पे पकड़ था, है ना? प्रभाव था। तभी तो उसके धर्म प्रचारक यहाँ आके धर्म का प्रचार करते थे। इसी प्रकार अशोक का जो पृथक कलिंग शिलालेख है, पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय, उसमें भी इन्होंने वर्णन किया है इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। वहाँ भी उन्होंने लिखा है कि आठवीं क्षेत्र मतलब हो गया झारखंड क्षेत्र की जनजातियों को इस मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। इन्होंने अपने पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में भी इस बात का कहा है। इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर देख लें। झारखंड से अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। झारखंड के किसी भी क्षेत्र से अशोककालीन कला का विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। तो मौर्य काल में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ थे उनके बारे में जाने। इन यहाँ से ही प्रश्न आएगा, इससे एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आएगा। मेन मेन चीज़ों को हमने लिया, बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं करना है कि बोरियत हो और वहाँ से प्रश्न आए ही नहीं, है ना? इतना ही काफ़ी है। आगे मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में बहुत सारे जगह से सिक्के मिले हैं। मौर्योत्तर कालीन यानी मौर्य के बाद कौन कौन से वंश आए थे? मौर्य वंश का अंत किसने किया? शुंग ने। तो शुंग वंश मौर्योत्तर काल में शुंग वंश पढ़ते हैं हम लोग। फिर कन्द वंश पढ़ते हैं, है ना? कन्द वंश। फिर आपका है ना आपका कुषाण वंश, शक शक पहलव, ये सभी वंश जो है मौर्योत्तर काल के हैं। मौर्य वंश का जब अंत हो गया तो शुंग वंश आए, कंद वंश, है ना, कुषाण, शक, पहलव। तो इन सब के मतलब पीरियड में, इन सब के पीरियड में झारखंड की क्या स्थिति, झारखंड में इसके क्या प्रमाण मिले हैं, इन सबसे प्रश्न आते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में कौन कौन आ गए? आपका ये शक, पहलव, कुषाण, है ना? विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने राज स्थापित किए। इसके अलावा भारत का विदेशों से भी व्यापारिक संबंध था। विदेशों से व्यापारिक संबंध रहेगा ही, क्योंकि विदेशी थे और झारखंड में या कह सकते हैं भारत में आकर उन्होंने अपना शासन किया था, तो उनका विदेशों से व्यापारिक संबंध भी था। इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई दिया। यानी मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पे कब्जा किया, भारत पे अपना राज स्थापित किया और इस काल में विदेशों से व्यापारिक संबंध स्थापित किया। तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा, झारखंड में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं, जैसे सिंहभूम, झारखंड का जो सिंहभूम इलाका है वहाँ से क्या मिला हमें? सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से, जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। इससे क्या पता चलता है? झारखंड का विदेशों से संबंध था प्राचीन काल में, मौर्योत्तर काल में विदेशों से संबंध था और ये सिक्के मौर्योत्तर काल के थे। तो रोमन साम्राज्य के सिक्के झारखंड में कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से। चलते हैं आगे। चाईबासा, चाईबासा से आपका इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं। चाईबासा से सिक्के जो मिले हैं किस प्रकार के? इंडो सिथियन। याद रखिएगा, आपका इंडो सिथियन सिक्का चाईबासा से और रोमन सिक्का कहाँ से देखा हम लोगों ने? सिंहभूम से। इंडो सिथियन सिक्का चाईबासा से। इसी प्रकार झारखंड की राजधानी रांची, और रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रांची से। इससे ज्ञात होता है यह क्षेत्र कनिष्क कुषाण कालीन शासक कनिष्क के प्रभाव में था। यानी रांची तक
जो कुषाणों का प्रभाव था, विशेषकर कनिष्क के काल के सिक्के मिले हैं रांची से, तो इसीलिए कुषाण कालीन सिक्के का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो रांची से, झारखंड की राजधानी रांची से, यानी मौर्योत्तर काल में भी यहाँ पे प्रभाव था। तो अभी हम लोगों ने मौर्य और मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उनको देखा। अब हम लोग गुप्त और गुप्तोत्तर काल में झारखंड की क्या स्थिति थी उनके बारे में देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। आप भी चाहते हैं जीएपीएससी पीटी क्रैक करना साथियों, बिल्कुल ही आसानी से, आराम से, तो आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस ज्वाइन करके पीटी को क्रैक कर सकते हैं। पीटी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जेपीएससी पीटी आपको एकदम कर सकते हैं, ईजी वे से क्रैक कर लीजिएगा। आपके लिए कोई टेंशन नहीं, बस आप क्लासेस में लगातार बने रहें और पर डे 7 AM को, पर डे मॉर्निंग 7 AM को आपके लिए क्लास उपलब्ध हो जाती है जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का, और 8 AM को आपको मिल जाती है जीएस पेपर 2 का, जो कि आपका झारखंड है। यही क्लासेस आपको पर डे 8 AM को मिल जाएगी। तो आप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले, आप क्लासेस देख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।